अगर मैं कहूं, जो ईरान आज डेथ टू इजराइल के नारे लगा रहा है, वो एक समय पर इजराइल का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर था तो? अगर मैं कहूं, इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद जो ईरान के अगेंस्ट इतने कोवर्ट ऑपरेशंस कराती है, उसी ने एक समय पर ईरान की खुफिया एजेंसी को ट्रेन किया था तो? अगर मैं कहूं, ईरान के साइंटिस्ट्स इजराइल में और इजराइल के बिजनेसमैन ईरान में काम करते थे तो? क्या आप यकीन करोगे? नहीं ना। दरअसल कितनी भी सरप्राइजिंग लगे, लेकिन ये बातें बिल्कुल सच है। ये दोनों देश एक समय पर एक दूसरे को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, और वही दो देश आज एक दूसरे को नक्शे से मिटाने पर तुले हुए हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? नमस्ते, मेरा नाम स्नेहल है, और आज की इस वीडियो में हम इसी दोस्ती से दुश्मनी तक की कहानी को सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस जियोपॉलिटिकल शतरंज में आखिर सबसे बड़ा खिलाड़ी है कौन, ईरान, इजराइल या कोई और? तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को समझने से पहले हमें ईरान और इजराइल की जो युद्ध की आज की सच्चाई है, उसे जानना होगा। पिछले कुछ सालों से ईरान और इजराइल हमेशा एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में तो रहे हैं, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट कभी डायरेक्ट नहीं था। ईरान इजराइल पर अटैक तो कर रहा था, लेकिन अपने प्रॉक्सीज के थ्रू। प्रॉक्सीज जैसे कि हमास, हिजबुल्ला जैसे ग्रुप्स। इजराइल ने फाइनली इन प्रॉक्सीज को न्यूट्रलाइज किया, तब ईरान को इजराइल के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आना ही पड़ा। पिछले महीने जो युद्ध हुआ था, उसकी शुरुआत इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत कराई थी, जिसमें इजराइल ईरान के साइंटिस्ट्स पर और उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक कर रहा था। इजराइल का कहना था कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद कर दे। ये वॉर इतना इंटेंस हो गया था कि सबको ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत ही लग रहा था। फाइनली कतर और यूएसए की मदद से इन दोनों के बीच में एक सीज फायर करवाया गया है, लेकिन ये सीज फायर इन दोनों की दुश्मनी के बीच में एक पॉज भी हो सकता है, और कुछ दिनों बाद हम ये दुश्मनी फिर से युद्ध के रूप में देख भी सकते हैं। दरअसल इस दुश्मनी की शुरुआत होती है इजराइल के क्रिएशन से। इजराइल के क्रिएशन के साथ ही अरब वर्ल्ड में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन जैसे देश इजराइल के बनते ही उसको अपना दुश्मन घोषित कर देते हैं। लेकिन ऐसे में एक मुस्लिम कंट्री अलग सोचती है, वो थी ईरान। ईरान में उस समय शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार थी। ये एक यंग, एजुकेटेड और मॉडर्न शासक थे, और वो ईरान को भी मॉडर्न बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया, और 1950 में ईरान इजराइल को रिकॉग्नाइज करने वाली मुस्लिम वर्ल्ड की सेकंड कंट्री बन जाता है। ये बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि ईरान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री था। ये डिसीजन इतना कंट्रोवर्शियल था कि इसकी वजह से शाह मोहम्मद की सरकार भी गिर जाती है, और वहां पे मोहम्मद मुसद्दक की एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आ जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब यूएसए एक ऑपरेशन के थ्रू इस नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को गिरा के 1953 में फिर से शाह मोहम्मद की सरकार को बिठा देती है। यूएसए ने ऐसा क्यों किया? आखिर शाह मोहम्मद की सरकार से यूएसए को क्या फायदा? इसको हम वीडियो के अगले हिस्से में देखेंगे। शाह मोहम्मद के सरकार में वापस आने से ही शुरू होता है ईरान और इजराइल के फ्रेंडशिप का गोल्डन एरा। ये सिर्फ डिप्लोमेटिक हैंडशेक नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, जिसके कई सारे पहलू थे। 1960s का ईरान इसीलिए बहुत डिफरेंट हुआ करता था। ईरान में इजरायली एम्बेसीज खुली थी। इजरायली बिजनेसमैन ईरान में रेगुलरली शॉपिंग करते थे। उसी तरह ईरान से रेगुलरली हाइफा पोर्ट पे ऑयल जाता था। ये पार्टनरशिप सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं थी। ये दोनों देश मिलके सीक्रेटली एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जिसका नाम था प्रोजेक्ट फ्लावर, जिसके अंदर वो मिलके हाई ग्रेड वेपनरीज और मिसाइल्स को बना रहे थे। कॉमन एनिमीज ने भी इन दोनों की फ्रेंडशिप को बहुत स्ट्रांग बनाया था। दोनों ही अरब नेशनलिज्म से जूझ रहे थे। दोनों ही सोवियत यूनियन को थ्रेट मान रहे थे। उसी के साथ साथ दोनों ही मॉडर्नाइज होना चाहते थे, और दोनों ही प्रो यूएसए थे। इसी की वजह से पूरे अरब वर्ल्ड ने ईरान को ट्रेटर का खिताब दिया था। लेकिन ईरान के लीडर
मोहम्मद शाह को इस बात का कभी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट का नाम देके हमेशा इजराइल को सपोर्ट किया। जैसे कि हमने पहले भी देखा है, ईरान और इजराइल की इस फ्रेंडशिप के पीछे डेफिनेटली यूएसए का हाथ था। हम कह सकते हैं मिडिल ईस्ट के इस जियोपॉलिटिकल चेस में ईरान और इजराइल यूएसए के दो प्यादे थे। दरअसल ये कोल्ड वॉर का टाइम था। यूएसए और सोवियत यूनियन दोनों के लिए ऑयल पर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट था और मिडिल ईस्ट में ऑयल था। इसीलिए मिडिल ईस्ट को इन्फ्लुएंस करना दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था। इसी के लिए यूएसए के उस समय के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने कुछ पॉलिसीज अपनाई थी, जिसमें यूएसए किसी भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, बल्कि वहां पे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को स्ट्रांग बनाएगा। उसी के लिए इजराइल और ईरान बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट्स थे, क्योंकि दोनों एंटी कम्युनिस्ट थे, दोनों मॉडर्नाइजेशन चाहते थे, दोनों के पास ये टेक्नोलॉजीज थी। इन दोनों कंट्रीज को और स्ट्रांग बनाने के लिए यूएसए ने उनको भारी मात्रा में मिलिट्री एड दी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज दी, लेटेस्ट टैंक्स दिए, वेपनरीज दी। इतना ही नहीं, इन तीनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी एक साथ काम करती थी। उसके साथ ईरान और इजराइल की डिफेंस मिनिस्टर रेगुलरली पेंटागन में मीटिंग्स भी करते थे। ईरान और इजराइल की दोस्ती यूएसए के लिए एक विन विन सिचुएशन थी। ईरान यूएसए को ऑयल प्रोवाइड करता था, इजराइल मिडिल ईस्ट में रीजनल स्टेबिलिटी दे रहा था, और दोनों मिलके सोवियत यूनियन को मिडिल ईस्ट से कोसों दूर रख रहे थे। यूएसए काफी खुश था, लेकिन इस खुशी को 1979 तक आते आते नजर लगने वाली थी। आइए जानते हैं कैसे। दरअसल 1970s के एंड तक आते आते शाह के अगेंस्ट ईरान में एक स्टॉर्म क्रिएट हो रहा होता है, और इसका रीजन होता है शाह की पॉलिसीज। इन पॉलिसीज की वजह से ट्रेडिशनल ईरानियन सोसाइटी को शॉक थेरेपी मिल रही थी। विमेन को वेस्टर्न कपड़े पहनने के लिए इंकरेज किया जा रहा था, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भुलाया जा रहा था, वहीं पे अपने कल्चर को भी लोग भूलते जा रहे थे। ऑयल बूम की वजह से कंट्री का जीडीपी तो बढ़ रहा था, लेकिन भारी मात्रा में इनइक्वालिटीज भी बढ़ रही थी। जहां पे एक तरफ मैंशंस खड़े हो रहे थे, वहीं पे स्लम एरिया भी भारी मात्रा में बढ़ रहा था। इलीट क्लास जहां पार्टियां एंजॉय कर रहा था, वहीं पे मिडिल क्लास बेसिक चीजों के लिए भी जूझ रहा था। ऐसे में 1978 में फाइनली कुछ रिलीजियस लीडर्स के गाइडेंस में लोग रास्ते पे उतर आते हैं और डेमोन्स्ट्रेशंस करने लगते हैं। ऑयल वर्कर्स स्ट्राइक्स पर चले जाते हैं और फाइनली शाह को वहां से भागना पड़ता है। इस रेवोल्यूशन के बाद ईरान में मेजर चेंजेस आते हैं। ईरानियन गवर्नमेंट अब इस्लामिक रिपब्लिक बन जाती है और वहां के सुप्रीम लीडर बन जाते हैं खोमनी। दोस्तों, ये कोई गवर्नमेंट चेंज नहीं था, ये एक आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था। खोमनी का विजन शाह के विजन से बिल्कुल डिफरेंट था। वो चाहते थे ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाना जो एंटी इजराइल है और एंटी यूएसए भी है। खोमनी के सरकार में आने के बाद ईरान और इजराइल के रिश्ते कंप्लीट 180 डिग्री टर्न ले लेते हैं। ईरान में इजराइल की एम्बेसीज बंद हो जाती है। इतना ही नहीं, खोमनी एक स्पीच में इजराइल को छोटा शैतान कहते हैं और अमेरिका को बड़ा शैतान। इसके साथ वो इजराइल को एक इलिजिटिमेट स्टेट कह के भी घोषित करते हैं। ये सिचुएशन खराब तब होती है जब कुछ ईरानियन स्टूडेंट्स यूएसए के कुछ डिप्लोमैट्स को 444 डेज के लिए हॉस्टेज बना देती है। इसके बाद ईरान और यूएसए के रिश्ते खराब ही होते गए, और उसी के साथ ईरान और इजराइल के फ्रेंडशिप का दौर भी खत्म हो जाता है। ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद मिडिल ईस्ट का जो ज्योग्राफिकल मैप है वो कंप्लीटली रीड्रॉ होने लगता है। इजराइल अब ईरान का दुश्मन बन चुका था। इजराइल को नक्शे से मिटाना ईरान का बहुत बड़ा गोल बन चुका था। इसीलिए ईरान एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी अपनाता है, जिसके तहत इजराइल की नेबरिंग कंट्रीज है जैसे कि गाजा, सीरिया, लेबनान, वहां पे वो अपनी प्रॉक्सीज खड़े कर देता है, जैसे कि हिजबुल्ला, हमास। ये प्रॉक्सीज ईरान की तरफ से कंटिन्यूअसली इजराइल पर अटैक करते रहे। इन्हीं प्रॉक्सीज के थ्रू ईरान और इजराइल की राइवलरी हमेशा बनी रही। इतना ही नहीं, इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मिडिल ईस्ट के रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ने लग गए थे। जिस ईरान को एक समय पे यूएसए और इजराइल वेपनरीज और टेक्नोलॉजीज दे के स्ट्रांग बना रहे थे, वही ईरान अब यूएसए और इजराइल के लिए खतरा बन चुका था। मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए भी खतरा बन चुका था।
आज 2025 में ईरान और इजराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हम देख रहे हैं, वो इसी 46 ईयर्स से जो राइवलरी चल रही है, उसी का कंटिन्यूएशन है। यूएसए का रोल आज भी सेंट्रल है। जो यूएसए एक समय पर ईरान और इजराइल की फ्रेंडशिप को प्रमोट कर रहा था, वही आज उन दोनों की एनिमिटी को प्रमोट कर रहा है। दरअसल इस सारे पावर स्ट्रगल में अगर किसी की हार है तो वो है मिडिल ईस्ट की। इसकी ट्रेजेडी ये है कि यहाँ पे पीस को कभी चांस ही नहीं मिला। कभी रिलीजन, कभी पॉलिटिक्स, कभी ऑयल के नाम पे यहाँ पे हमेशा दंगे होते ही रहे हैं, और इसके बीच में पिसती है आम पब्लिक। ईरान इजराइल के फाइट का कोई सोल्यूशन तो नहीं दिख रहा है। दोनों साइड्स अपने पोजीशन पे फर्म है। कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा है। कोई भी पार्टी मीडिएशन भी नहीं कर पा रही है। अभी जो ये सीज फायर हुआ है, वो कितने दिनों तक बना रहेगा, ये तो देखने की बात होगी। आपको क्या लगता है, ईरान और इजराइल में सही कौन है और गलत कौन? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।